Listen, when I ask the student like this, these are the two figures. In the first figure, on the floor, the brick is placed in this posture. The brick is placed vertically, and the same brick in the second figure is placed horizontally, right? And on both, applied force is of same magnitude. If here it is F dash, here it is F, then applied forces are equal. Okay? Same brick in the vertical force, same brick in the horizontal force. Situation number 1, situation number 2. Is there any student in any of the section who can come on the mic जो मेरे को बता सके इन दोनों में से कहां पर ज्यादा फ्रिक्शन होगी? केस नंबर 1, केस नंबर 2. सर केस 2. एक बच्चा कह रहा है केस 2 में फ्रिक्शन ज्यादा होगी. केस 1 वाला है कोई? केस 1 वाला एनीबॉडी? अब हम इसको समझते हैं, इसमें फ्रिक्शन ज्यादा है. ठीक है, देखो बच्चे, जानते हो इस बच्चे ने केस 2 क्यों बोल दिया? इसको लगता है कि जब ब्रिक को हॉरिजॉन्टली रखेंगे तो यहाँ पर ज्यादा इंटरलॉकिंग पॉइंट बनेंगे. ज्यादा इंटरलॉकिंग पॉइंट बनने से, क्योंकि ज्यादा सरफेस फ्लोर से टच में आ रहा है, वो बच्चा सोचता है इसमें फ्रिक्शन ज्यादा है. लेकिन ये गलत है बेटे. इस केस में भी और इस केस में भी जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो सेम होगा. सेम फ्रिक्शनल फोर्स, सेम फ्रिक्शनल फोर्स. अब आपको समझना है कि टीचर ये बात कैसे कह रहे हैं. टीचर ये बात कैसे कह रहे हैं, तभी आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आएगा. लुक, जब अप्लाइड फोर्स इधर है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ होगा. जो अप्लाइड फोर्स इस तरफ है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ होगा. अब टीचर ने बोला कि ये फ्रिक्शनल फोर्स और F1 फ्रिक्शनल फोर्स, F2 फ्रिक्शनल फोर्स, ये दोनों बराबर हैं. कैसे कह रहे हैं टीचर? ध्यान से सुनना बेटे. जब हमने फ्रिक्शन को एक्सपीरियंस करना होता है तो ना केवल ज्यादा इंटरलॉकिंग पॉइंट्स देखने हैं, वर्टिकल में इंटरलॉकिंग पॉइंट कम आएंगे, हमने ये देखना होता है कि वो इंटरलॉकिंग पॉइंट कितने हैं और स्ट्रॉन्ग कितने हैं. सभी बच्चों को पता है प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया. प्रेशर का फार्मूला क्या होता है बेटे? फोर्स अपॉन एरिया. और यहाँ पर फोर्स का काम कौन करेगा? शाबाश. यहाँ पर फोर्स का काम कौन करेगा? यहाँ पर फोर्स का काम करेगा बच्चे इस ब्रिक का और नीचे को लगने वाला वेट. आप कोई बच्चा कहेगा सर वेट भी फोर्स होता है. बिल्कुल, वेट की यूनिट भी तो फोर्स न्यूटन ही होती है. और ये एरिया. अगर मैं फर्स्ट केस में बात करूं, केस 1, केस फर्स्ट, तो बच्चा बोलेगा सर केस फर्स्ट में देखो एरिया आपका कम है. मैंने कहा ठीक है, एरिया आपका कम है तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो गया? वेट अपॉन एरिया, वर्टिकल पोस्चर में, राइट. और इधर क्या है? ऐसे रख दिया आपने, वेट तो वही है. केस नंबर 2 में देखो, केस नंबर 2 में वेट भी वही है, लेकिन एरिया भी तो बढ़ गया. नीचे जो एरिया वो हॉरिजॉन्टल में एरिया बढ़ गया, तो इसमें एरिया ज्यादा हो गया, इसमें एरिया कम है. लेकिन गौर से देखो दोनों चीजें डिनोमिनेटर में है. जिसका एरिया ज्यादा उधर प्रेशर कम हो जाएगा, जिसका एरिया कम, इस केस में एरिया कम है नीचे, तो प्रेशर ज्यादा हो गया. तो जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो इस ईंट ने आपको ज्यादा दबाव डाल दिया जमीन पे, वर्टिकल वाली ने,
तो इंटरलॉकिंग पॉइंट्स कम होने के बावजूद वो स्ट्रॉन्ग बन गए। यानी कि ना केवल इंटरलॉकिंग पॉइंट्स की गिनती देखनी है, बल्कि ये भी देखना है कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर जब इंटरलॉकिंग पॉइंट्स की गिनती करें, काउंटिंग करें और उनकी स्ट्रेंथ की बात करें, तो वो दोनों बराबर आते हैं, राइट। और इधर भी इंटरलॉकिंग पॉइंट ज्यादा हो गए, गिनती में ज्यादा हो गए, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ कम होगी क्योंकि प्रेशर कम हो गया, राइट। क्लियर है बेटे। तो ऐसा देखा जाता है कि केस नंबर 1 के अंदर क्या, इंटरलॉकिंग पॉइंट का नंबर, देखो नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग पॉइंट इनटू इनटू स्ट्रेंथ ऑफ इंटरलॉकिंग पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरलॉकिंग पॉइंट, ये चीज जितनी इधर आती है उतनी इधर रहती है, सेम, दोनों की मल्टीप्लीकेशन सेम। बस याद रखना है इस केस में इंटरलॉकिंग पॉइंट कम है पर स्ट्रेंथ ज्यादा है, ग्रिपिंग ज्यादा है प्रेशर ज्यादा होने से, और इस केस में इंटरलॉकिंग पॉइंट ज्यादा है पर प्रेशर कम होने की वजह से उनकी स्ट्रेंथ कम है। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आंसर आता है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स दोनों में सेम रहेगा। अब पेपर में इसको आप एक और तरीके से भी आंसर देख सकते हो पेपर में कि सेम रहेगा कि नहीं। देखो बेटे, याद रखना, मैंने चाहे ईंट को ऐसे रख दिया, चाहे ईंट को मैंने ऐसे रख दिया, चाहे ईंट को मैंने ऐसे रख दिया, आप कहोगे, मैं आपसे पूछूं बेटा अगर सेम ईंट को रखा जाए तो किसका वेट ज्यादा होगा? आप कहोगे सर केस नंबर ए, केस नंबर बी, केस नंबर सी। वेट तो सेम ही रहेगा क्योंकि आप एक ही ईंट की बात कर रहे हो, वेट रिमेन द सेम। ओके, फिर मैं पूछूंगा बेटे वेट लगता किधर को है? सर वेट हमेशा नीचे को लगता है, तो तीनों ही केसेस में जो वेट है वो नीचे को लगेगा, और वेट को हम एक्शन बोलते हैं, एक्शन फोर्स। अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो ये एक्शन लगाया, किसने एक्शन लगाया? बाय ब्रिक, बाय ब्रिक ऑन फ्लोर, तो इसके बराबर ये रिएक्शन लगेगा। तो रिएक्शन किधर को लगता है? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये रिएक्शन लगा, ये रिएक्शन लगा, और ये रिएक्शन लगा। क्योंकि एक्शन सेम है इसलिए रिएक्शन तीनों केसेस में सेम ही होगा। इसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन। ये एक्शन के बराबर होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, अपोजिट। किसने बताया था ये? न्यूटन थर्ड लॉ ने, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो जब रिएक्शन सेम हो गया तो क्या कहना चाहते हैं टीचर? अब सबसे खास बात, जब तक किसी बॉडी के ऊपर लगने वाला रिएक्शन सेम होता है तब तक उस बॉडी के ऊपर लगने वाली फ्रिक्शन भी सेम होती है। तो इसका मतलब बोलेगा सर ये तो बिल्कुल एक ही कोना से लगा हुआ है, यहाँ पर भी फ्रिक्शन और यहाँ पर भी फ्रिक्शन और यहाँ पर भी फ्रिक्शन, तीनों जगह सेम ही होगी, बिल्कुल सेम होगी। तो सभी बच्चे लिख दो, टिल टिल रिएक्शन रिमेन द सेम, टिल रिएक्शन फोर्स remain the same, comma, frictional force, frictional force remains the same, remain। पर एक शर्त है, याद रहे, सेम ईंट होनी चाहिए और नीचे वाला जो सरफेस है वो भी सेम होना चाहिए। नीचे वाला सरफेस तीनों ईंटों में सेम होना चाहिए, सेम ब्रिक ऑन सेम सरफेस बट इन डिफरेंट पोजिशन, बट इन डिफरेंट पोजिशन। कोई बच्चा बोले सर मैं इन तीनों के बिना और कोई पोज बना लूं तो भी फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही रहेगा, बिल्कुल उतना ही रहेगा, क्योंकि आप इस ईंट को किसी भी क्वेश्चन में रख दो वेट सेम रहेगा। वेट क्या होता है? एक्शन।
एक्शन किसके बराबर होता है? रिएक्शन के। किस साइंटिस्ट ने बताया था? न्यूटन, थर्ड लॉ ने बताया था, न्यूटन ने बताया अपने थर्ड लॉ में। और यहाँ पर टीचर एक खास बात बता रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, जब तक किसी बॉडी के ऊपर लगने वाला रिएक्शन सेम रहेगा तब तक उसका फ्रिक्शनल फोर्स सेम है। और इसी चीज को टीचर ने दूसरे मेथड से ऐसे किया। जिन बच्चों को ये चीज समझ आ गई है, प्लीज वेव योर राइट हैंड, प्लीज वेव योर राइट हैंड। शाबाश, शाबाश बेटे, फीडबैक देना होता है टीचर को। जो बच्चे इतना भी नहीं कर सकते प्लीज वो मेरी क्लास में लगाएं, चले जाए बात करें। प्लीज, मैं पर्टिकुलरली पूछ रहा हूँ 8th बी क्लास, 8th बी क्लास में जिसको ये समझ आ गया प्लीज वेव योर राइट। मैम ये फर्स्ट बेंच में गर्ल्स को बाहर कर दो, कोई जवाब नहीं दे रहे। ओके, चलो ठीक है। अब आगे देखो, अब यहाँ पर असली बात हमने क्या देखी? असली बात ये देखी, आपकी क्लास के ना केवल इंटरलॉकिंग पॉइंट्स की गिनती देखनी है, बल्कि ये भी देखना है कि इंटरलॉकिंग पॉइंट कितने स्ट्रॉन्ग हैं। और स्ट्रॉन्ग कहाँ पर होंगे? जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। और प्रेशर कहाँ पर ज्यादा होता है? जहां पर एरिया कम होगा। और दोनों फार्मूला याद रखो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। देखते हैं, सारी क्लासों में कंपटीशन, एकदम से बोलना है। देख, मैं क्वेश्चन पूछने लगा हूं, देखते हैं कौन बच्चा जवाब देता है। Who will tell me the unit of pressure? Who will tell me the unit of पास्कल? ये बच्चे तो 8th डी जीत गए, 8th डी विनर। और कोई क्लास नहीं दे सकी इसका जवाब। इसका यूनिट सभी बच्चों ने याद रखना है, पास्कल। पी कैपिटल, ए छोटा, इसका सिंबल है। फोर्स की यूनिट सभी बच्चों ने याद रखनी है, न्यूटन। एरिया की यूनिट याद रखनी है बेटे सभी बच्चों ने, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। और कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसने ये फार्मूला नोट ना किया। यहां से टीचर ने बताया प्रेशर का कैसे रोल होता है फ्रिक्शन। ये कवर हो गया मेरे बेटे। ओके, अगली बात देखते हैं। शाबाश। एक ये क्वेश्चन देखो, हाउ टू रिड्यूस और इंक्रीज फ्रिक्शन, हाउ टू रिड्यूस और इंक्रीज फ्रिक्शन। So we can increase friction by increasing the area of interlocking between two surfaces. हाँ, ये आप बोल तो सकते हो, बिटवीन इंक्रीजिंग द एरिया, लेकिन शर्त ये है कि फिर वेट भी चेंज होना चाहिए। मैं सिखाता हूँ, अभी सिखाता हूँ। शाबाश, देखते हैं अब अगला आर्टिकल। देखो बेटा, पहली बात, फ्रिक्शन जो है हम उसको इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसको डिक्रीज कैसे करें। ओके, देखो बेटे, मान लीजिए यहाँ पर एक सरफेस है एंड द बॉडी इज बीइंग पुश्ड ऑन इट, पुश्ड। या तो बेटी बॉडी पुश करी जाए या बॉडी पुल करी जाए, पुल, पुल या पुश। इन दोनों ही केसेस में वन बॉडी स्लाइड ओवर द अदर, ब्लॉक सरफेस के ऊपर स्लाइड करता है, स्लाइड मोशन। काफी जोर लगता है क्योंकि दोनों ही केसेस में फ्रिक्शन काफी होता है। ओके, लेकिन अगर मैंने इस बॉडी, किसी बॉडी को फ्लोर के ऊपर रोल कर दिया, रोल, रोल कौन सी चीज कर सकती है सरफेस पे? सिलेंडर कर सकता है। और क्या कर सकते हैं? सर्कुलर चीज कर सकती है, सिलेंड्रिकल कर सकती है। और क्या चीज कर सकती है? स्फेरिकल कर सकती है।
सिलेंड्रिकल में हमारा क्या चीज हो सकती है? ग्लास हो सकता है जो घरों में यूज करते हैं। सर्कुलर में क्या हो सकता है? साइकिल रिंग हो सकता है। स्फेरिकल में क्या हो सकता है? बॉल हो सकती है। ओके, तो ये सारी चीजें रोल करती है। रोल करने से फ्रिक्शन बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। तो याद रखना, पहला चीज हमने ये स्टडी करा कि व्हेन स्लाइडिंग मोशन इज कन्वर्टेड टू रोलिंग मोशन, हमने उसको रोलिंग मोशन में कन्वर्ट कर दिया, तो फ्रिक्शन ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है। जब साइंटिस्टों को ये पता लगा कि ऐसे एक चीज हो जाती है, तो जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसका बेनिफिट लिया। कैसे लिया? पहले वो एक बड़ी अलमीरा को जमीन पे रख के 5 लड़के लगाते थे यहाँ पर इसको धक्का मारने के लिए, या 3 लड़के लगाते थे, तब वो हिलती थी। क्योंकि क्या था? वो जमीन के ऊपर रगड़ के जाती थी, स्लाइडिंग मोशन था। फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने इस तरह के बॉल बियरिंग्स ले ले, बॉल बियरिंग्स लेने के बाद ये व्हीकल्स में भी लगते हैं बेटे, व्हीकल्स में भी ये लगते हैं बॉल बियरिंग। ओके, उसने क्या किया? एक ऐसे पट्टा बनाया और उसके नीचे काफी सारे बॉल बियरिंग लगा दिए और उसके ऊपर अलमीरा रखा। अब इसको जब पुश करने की जरूरत पड़ी तो एक ही लड़का इस अलमीरा को खींच के ले गया। क्यों? क्योंकि स्लाइडिंग मोशन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू बॉल बेयरिंग, रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन में कन्वर्ट कर। अब कुछ बच्चों को बॉल बेयरिंग नहीं पता होगा क्या होगा, तो मैं बताऊं आपको बेटा। ये अंदर वाली स्ट्रिप जो होती है, सर्कुलर स्ट्रिप होती है और इतनी मोटी पत्ती होती है, ऐसे गुलाई में घुमाई होती है। और ये भी एक स्ट्रिप ही होती है, ये भी एक स्ट्रिप होती है बच्चे, राइट? तो ये थोड़ी सी वाइडर होती है, ऐसे घुमाई होती है। और दोनों स्ट्रिप्स के बीच में ये जो जिनको टीचर टिक कर रहा है, ये चीजें, ये छोटी छोटी बॉल्स होती है, बॉल्स यानी कि स्फीयर। ओके, तो इस तरह से हम बॉल बियरिंग बनाते हैं और इनकी भी अच्छी स्मूथनेस हो सके, यहाँ हम एक ल्यूब्रिकेंट लगाते हैं। ल्यूब्रिकेंट लगाने से फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाती है, याद रखना। तो फ्रिक्शन को डिक्रीज करने का एक और तरीका क्या है? Sir, अपन, your screen is blur. अच्छा ठीक करते हैं, अप्लाई ल्यूब्रिकेंट और ग्रीस। मैं ठीक करवाता हूँ बेटे, अगर स्क्रीन ब्लर्ड दिखने लगा मैं इसको सेट करवाता हूँ। सेट करो भाई स्क्रीन, बच्चे की फोकसिंग खराब होगी। और क्या होता है? सरफेस को स्मूथ बना दो, सरफेस को स्मूथ, जो दो सरफेसेस आपस में टच कर रहे हैं, अगर उनको स्मूथ बना दिया तो भी फ्रिक्शन डाउन आती है, तो भी फ्रिक्शन डाउन आती है, राइट? और कौन सा तरीका है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का? ये देखो बेटे, अगर हमारी सबमरीन की बात करें, सबमरीन क्या होती है? पानी में चलने वाली पनडुब्बी। ये किस काम आती है? मान लीजिए हमारी किसी कंट्री के साथ वार लग गया, तो हमारे देश की जो नेवी होगी वो अपने सोल्जर्स को इस सबमरीन में बिठाएगी। इस सबमरीन में हमारे सोल्जर बैठेंगे और ये सबमरीन पानी के नीचे नीचे चलती रहती है, सरफेस पे आने की जरूरत भी नहीं, पानी के नीचे नीचे जाके दूसरी कंट्री पर जाके अटैक कर सकती है। तो ये जो सबमरीन है, जब ये पानी के नीचे नीचे चलती है तो अपोजिट साइड से जो वाटर आता है वो इसको रुकावट करने की कोशिश करेगा, रुकावट लाने की। लेकिन हमने इसकी शेप आगे से ऐसे बना रही होती है ताकि पानी इसके ऊपर से स्लिप करके आसानी से चला जाए, जैसे आगे एरोप्लेन की चोंच बनाई होती है।
एरोप्लेन की चोंच बनाई होती है और उधर से हवा आती है, वो ऊपर से स्लिप करके चले जाती है। इसीलिए भगवान ने पक्षियों की शेप भी एरोप्लेन से बनाई है। रादर हम लोगों ने पक्षियों की शेप से एरोप्लेन की शेप बनाना सीखा कि अगर हम मूव करके बॉडी के आगे से कॉनिकल शेप बनाएंगे, कॉनिकल, तो अपोजिट जगह से आने वाला जो लिक्विड है या एयर है वो कम ड्रैग लगाएगा, इसलिए फ्रिक्शन रिड्यूस होगी। ऐसी शेप को ये बोलते हैं, देखो इधर एरोडायनेमिक शेप या स्ट्रीमलाइन शेप। एरोडायनेमिक शेप और स्ट्रीमलाइन शेप करने से भी फ्रिक्शन डाउन आ जाती है। और ये ऐसी शेप कहां कहां पर करते हैं? एरोप्लेन में भी करते हैं, एरोप्लेन। पर भगवान जी ने इसको कहा यूज करा? बर्ड्स में, बर्ड्स में। बेटे अब स्क्रीन ज्यादा साफ हो गया या नहीं हो गया? Sir, yes. हाँ हो गया। तो ये सारे हमने बताए फ्रिक्शन को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। और जब एरोडायनेमिक शेप अच्छी होगी तो ड्रैग है ना, जो देखो ड्रैग मैंने फ्रिक्शन की वजह से अटक लगना, वो ड्रैग कम हो जाएगा इफ फ्रिक्शन इज लेस। फ्रिक्शन लेस हो जाएगी, फ्रिक्शन लेस हो जाएगी अगर ड्रैग कम हो गया। तो हमने देखो ये भी कवर कर दिया, सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको दे दिए, राइट। अब देखो मैं आपके सामने असाइनमेंट पढ़ूंगा तो आपको कितने अच्छे से इसके क्वेश्चन स्ट्राइक कर जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन करते हैं, when the surfaces are in contact and tend to move against each other then force of friction comes into play। लेकिन कब? जब सॉलिड पे सॉलिड मूव करें या सॉलिड लिक्विड में मूव करें या लिक्विड मूव करे हवा के अंदर, कब होएगा? तो सारी जगह पर होता है बेटे। देखो इसका आंसर हो गया ऑल। कैसे? ध्यान से सुनो, अगर कोई एरोप्लेन एरोप्लेन मूव करता है एयर में, ठीक है, तो क्या हो गया बेसिकली? सॉलिड इन एयर मूव कर रहा है, सॉलिड इन एयर, सॉलिड मूव इन एयर, तो क्या फ्रिक्शन नहीं आएगी? होएगी। एरोडायनामिक शेप बनाने से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। तो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगी जब सॉलिड एयर में मूव करे। अब देखो एक चीज और, अगर मैं सब मेराइन को मूव कराऊंगा, सब मेराइन इन वाटर, पनडुब्बी को पानी में मूव करवाऊं ऐसी शेप बना के, तो क्या फ्रिक्शन होएगी? नहीं होएगी। हम उसकी शेप को स्ट्रीमलाइन बनाने से पानी को जल्दी से आसानी से ऊपर से फिसल के चला जाएगा। फ्रिक्शन को कम तो कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई सॉलिड, सबमरीन क्या होती है? सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड मूव करेगा तो भी फ्रिक्शन आएगी। ओके। और अभी अभी हमने पढ़ा कि एक अलमीरा को एक सरफेस के ऊपर पुश करेंगे तो भी फ्रिक्शन होती है, यानी सॉलिड मूव्स ऑन सॉलिड, ऑन सॉलिड तो भी फ्रिक्शन आएगी। तो सारे केसेस में फ्रिक्शन होती है, जीरो कहीं नहीं होती, कहीं ज्यादा होती है कहीं कम। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बेटे, if a vehicle is moving horizontally from horizontally towards east, ठीक है, if a vehicle moves horizontally towards east, in which direction the friction will occur by the road on the vehicle? ठीक है, बताओ जरा बेटे। ये हमारा मान लीजिए थार जीप है, और ये जो थार जीप है हमारी, मान लीजिए वो ईस्ट की तरफ चल रही है, किधर जा रही है बेटे? ईस्ट की तरफ। तो कोई बच्चा बताएगा फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा? फ्रिक्शनल फोर्स किधर को होगा? एनीबॉडी? Sir, towards west side. बिल्कुल सही। तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर को होगा, टुवर्ड्स वेस्ट। ओके।
अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, a solid object moving through fluid experience a frictional force exerted by the fluid at a particular instant. Friction exerted by the fluid does not depend on shape of the object, depend upon the shape of the object, nature of the fluid, volume of the fluid. इसमें से कौन कौन से सही हो? तो वो कहता है कि जब एक सॉलिड मूव करता है लिक्विड में, देखो बेटे, एक सबमेराइन है, सबमेराइन, ठीक है, सबमेराइन क्या होती है? पनडुब्बी। वो जब वो मूव करती है कहता है इधर को, और नेचुरली उधर से लिक्विड आएगा और ये इसका मोशन इधर को है, तो फ्रिक्शन लगेगा। ये जो फ्रिक्शन लगा, कहता है ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? पहला वो कहता है कि वही, ये जो व्हीकल है हमारा सबमेराइन है, उसकी शेप पर, शेप और सबमेराइन, बोलो ये सही है कि नहीं? एनीबॉडी? या शेप ऑफ सबमेराइन के ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? बोलो बेटे। The friction depends. हाँ, ये करेगा ही करेगा, क्योंकि इसीलिए तो हम स्ट्रीमलाइन शेप बनाते हैं, तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए। अगर मान लीजिए ऐसे लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर से थार जीप लेके जानी होती, वो थोड़ी इतना तेज चल पाएगी जितनी तेज सबमेराइन चल पड़ेगी। अगर दोनों के इंजन ताकतवर हो, बराबर के ताकतवर हो, तो भी सबमेराइन बड़ी जल्दी निकल जाएगी, थार थार जीप से आगे निकल जाएगी, क्योंकि थार जीप तो अटक लगाएगी लिक्विड को बहुत ज्यादा, और इसका स्ट्रीमलाइंड शेप जो होता है उसकी वजह से लिक्विड जल्दी से स्लिप कर जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगी। और स्ट्रीमलाइन भी बोल सकते हो, एरोडायनामिक भी बोल सकते हो। ओके, फिर वो बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स किस पर डिपेंड करती है? ऑन नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड उस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर पानी होएगा तो कुछ और फ्रिक्शन होगी। मान लीजिए यही सबमेराइन ने शहद में से गुजरना हो, हनी में से, हनी में से गुजरना हो, तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगी। मान लीजिए इसी सबमेराइन ने लिक्विड मरकरी में मूव करना हो, लिक्विड मरकरी मेटल होती है लिक्विड फॉर्म में, उसमें से गुजरना हो तो और भी ज्यादा फ्रिक्शन हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ नेचर ऑफ फ्रिक्शन पे भी, नेचर ऑफ लिक्विड पे भी फ्रिक्शन डिपेंड करती है। कौन से लिक्विड में चिपचिपेपन का ज्यादा गुण है? जितना ज्यादा चिपकेगा उतना फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और साइंस की लैंग्वेज में हम बोलते हैं उसको विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, more the viscosity of liquid, more the viscosity of liquid, more friction it will cause, more friction it will cause। ठीक है, और सभी बच्चों ने याद रखना है कि फ्रिक्शन को लिक्विड वाले केस में विस्कस फोर्स भी बोलते हैं। विस्कस फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन बाय फ्लूइड्स। और याद रहे बेटे, फ्लूइड्स बोला है, बहुत से बच्चे सोचते हैं फ्लूइड और लिक्विड एक ही बात है ना। फ्लूइड में एनी दैट थिंग विच कैन फ्लो, फ्लूइड में दोनों चीजें आ जाती हैं, गैसेस भी और लिक्विड्स भी। हवा भी आ जाएगी, पानी भी आ जाएगा, गैसेस भी आ जाएंगी। लिक्विड में सिर्फ वही चीज आती है जो हमारे हाथ को गीला कर सकती है। ठीक है, एक और बात बताना चाहूंगा। आगे बोलता है, शाबाश, आगे बोलता है कि इफ ए बॉक्स इज बीइंग पुश्ड बाय द पर्सन, एक बॉक्स, कोई बॉक्स है, उसको एक पर्सन धक्का मार रहा है। ओके, ये लीजिए, ये हमने बॉक्स बना दिया, इसको ये लड़का
धक्का मार रहा है, लो जी मारो धक्का, तो इसने ये पुश करा, ठीक है, यानी अप्लाइड फोर्स हो गया। जब तक अप्लाइड फोर्स रहेगा फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा। फिर वो बोलता है कि बॉक्स के ऊपर, ये बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स किधर को लगेगा, तो नेचुरली बॉक्स के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स इधर को लगेगा, एफ बोल देते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स या अकेला फ्रिक्शन भी बोल सकते हो ऑन बॉक्स। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये फ्रिक्शनल फोर्स को लगाता कौन है, आपने याद रखना है, बाय फ्लोर। ये जो नीचे फ्लोर है ना, जिसके ऊपर ये शिफ्ट कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है, चाहे बॉक्स कर रहा है या मोशन या नहीं कर रहा, दोनों केसेस में फ्रिक्शन होगी। अगर नहीं कर रहा मोशन, लेकिन कोशिश की जा रही है उसको मोशन में लगाने की, पर बॉक्स अभी रेस्ट पर है, तब स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। अगर ये मोशन में आ जाए बॉक्सा, उस वक्त जो फ्रिक्शन लगेगी उसको बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तीन वर्ड लगा सकते हो, काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक ही बात है। पर ये फ्रिक्शन लगाएगा कौन, बॉक्स के ऊपर कौन लगाएगा, ये नीचे वाला सरफेस। अब यहाँ पर मैं एक खास बात बताना चाहता हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुने, पेन रोक कर। कोई बच्चा बोले मेरे से कि सर क्या फर्श के ऊपर भी फ्रिक्शन लगेगा, यस, ये बॉक्सर फर्श के ऊपर भी फ्रिक्शन लगाएगा, और वो इधर को लगेगी रेड वाले कलर में। तो जो रेड वाले कलर में एफ डैश है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन ऑन फ्लोर बाय बॉक्स, ये भी एक फ्रिक्शन लगेगी। ओके, अब बच्चा बोलेगा सर जो रेड वाला एफ डैश लगाया आपने या ब्लैक वाला एफ, इनमें से ज्यादा बड़ा कौन सा होगा, ये हमेशा इक्वल एंड अपोजिट रहते हैं। याद रखना बेटे, जो ब्लैक वाला मैंने लगाया ये इक्वल रहेंगे और रेड वाले के साथ, बट अपोजिट, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। बहुत से बच्चों को सिर्फ यही लगता है कि फ्रिक्शन सिर्फ बॉक्स के ऊपर लगेगा, फ्लोर के ऊपर नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। बॉक्स के ऊपर फर्श फ्रिक्शन लगाता है और फर्श के ऊपर बॉक्स फ्रिक्शन लगाता है, और ये दोनों इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। बेसिकली ये न्यूटन पे थर्ड लॉ होता है, ये एक्शन ये रिएक्शन। ओके, अगले क्वेश्चन में पूछता है, अगले क्वेश्चन में पूछता है बेटा ध्यान से सुनो, कि एक व्हीकल, एक व्हीकल ज्यादा स्पीड से चल रहा है V1 से, तो उसके ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, जैसे ही उसने ब्रेक लगाई यहां पर जाके वो स्टॉप कर देता है। ओके, इसको S1 कह देते हैं। दूसरे व्हीकल ने ना दूसरे केस में सेम व्हीकल, व्हीकल सेम है, उसके उस वक्त वो V2 वेलोसिटी से चल रहा था, V2, और उसने ब्रेक लगाई, सेम ड्राइवर ने सेम व्हीकल की ब्रेक लगाई, लेकिन सेकंड केस में V2 इज ग्रेटर देन V1। सेकंड केस में जो उसकी स्पीड है वो फर्स्ट केस से ज्यादा है। तो ये जो जितना डिस्टेंस उसने रोकने के लिए लगाया ना, इसको स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस। कोई बच्चा मेरे को बताओ, शाबाश देखें, अगर नीचे वाली वेलोसिटी पहले वाली वेलोसिटी से ज्यादा हो और व्हीकल सेम हो और ब्रेक्स भी इक्वली इफेक्टिव हो, ब्रेक्स भी सेम हो व्हीकल भी सेम हो, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो S2 आएगा वो S1 से ज्यादा आएगा या कम आएगा या बराबर आएगा, एनीबॉडी, कौन बच्चा बताएगा। सेम व्हीकल में सेम ड्राइवर ब्रेक लगाता है सेम सरफेस के ऊपर, लेकिन नीचे वाले केस में स्पीड ज्यादा है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस S2 S1 से बड़ा होगा या बराबर होगा या इक्वल होगा,
एनीबॉडी? Sir, S2 is larger than S1. तो बच्चे आपको बोलना चाहिए, ध्यान से सुनो, आपको बोलना चाहिए सर S2 ग्रेटर देन S1। और अगर टीचर पूछ ले क्यों, तो आप कहोगे सर एक चीज देखो, आपको इतना पता है कि एक ही व्हीकल पीछे से आ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी आप ज्यादा कह रहे हो V2 को, इसका मतलब इस व्हीकल के ऊपर इंजन के द्वारा लगाया गया अप्लाइड फोर्स ज्यादा है। और आपने हमें क्या सिखाया था, एक ग्राफ सिखाया था आपने हमें, अप्लाइड फोर्स जितना ज्यादा होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो लेकिन व्हीकल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और वेट ज्यादा वही है, इसलिए यहाँ पर ब्रेक्स उतनी इफेक्टिव नहीं लग पाएंगी। तो आप कहोगे स्टॉपिंग डिस्टेंस S2 विल बी लार्जर देन S1। जब स्पीड ज्यादा होगी व्हीकल की, तो इक्वली इफेक्टिव ब्रेक लगाने के बावजूद व्हीकल देर से रुकेगा। इसीलिए हम जब ट्रैफिक वाला एरिया होता है वहां पर व्हीकल की स्पीड कम कर देते हैं ताकि जल्दी ब्रेक लगाई जा सके। शाबाश। और देखो हमारे असाइनमेंट में क्वेश्चन कोई बचा है, पिंक लाइन वाला करा दिया, रोलिंग, हाँ ये भी करा दिया, ग्राफ पे क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको करा दिया बेटा, लॉन्गर स्मॉलर डिस्टेंस वो भी करा दिया। एक चीज देखो शाबाश, ये होता है पेंडुलम। पेंडुलम क्या होता है बेटा? पेंडुलम ये हमारा कोई भी स्पोर्ट है, जैसे कमरे की छत हो सकती है, सीलिंग ऑफ द रूम। टाइम इज ओवर। हाँ बेटे लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, सीलिंग ऑफ रूम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। आई नो दैट टाइम इज ओवर। जहां से ये धागा बांधा होता है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। और नीचे एक पत्थर वगैरह बांध सकते हो, इसको हम बोलते हैं बॉब। इसको एक तरफ से इसमें पूरा पेंडुलम बन गया, इसका पूरा नाम है सिंपल पेंडुलम। जैसे मैं इसको पुश करूंगा तो ये अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चला जाए, फिर उधर से दूसरी सिमेट्रिकली एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाए, सिमेट्रिकली दिस पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन लेफ्ट, एक्सट्रीम पोजीशन राइट। तो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे। ये जो चीज टीचर ने दिखाई अभी तक, इसको वन ऑसिलेशन बोलते हैं। इसको कवर करने के लिए जितना टाइम लग जाए उसको टाइम पीरियड बोलते हैं बेटे। टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। जब अगर यहाँ पर हवा ना हो, वैक्यूम हो, वैक्यूम, तो वैक्यूम के अंदर ये रुकेगा ही नहीं। एक बार इसको चला दिया, फ्रिक्शन ही नहीं होगी। अगर हवा नहीं होगी, लिक्विड नहीं होगा, कोई मीडियम ही नहीं होगा, तो इसको रोकने वाली कोई चीज रगड़ा खाएगी नहीं। तो वैक्यूम के अंदर नो फ्रिक्शन। नो फ्रिक्शन तो एक बार हिलाने से ये लगातार चलता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। याद रखना, टाइम पीरियड को अपने सेकंड में पुट करना होता है और फ्रीक्वेंसी की यूनिट आती है हर्ट्ज, HZ। ये फार्मूला याद रखना है। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इस तरह से मैंने आपको असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन करवा दिए और हमारा फ्रिक्शन खत्म हो गया बेटे। आपको असाइनमेंट मिलेगी, जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आते हैं। बाय बाय। किनको समझ आ गया आज का लेक्चर? प्लीज वेव योर राइट हैंड, प्लीज वेव योर राइट हैंड बेटे। टीचर को फीडबैक जरूरी होती है। शाबाश सभी को। थैंक यू।